हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी जगत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश मिश्र। तो साथियों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के लगभग 100 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं में जो हिंदी से संबंधित हैं उनके लिए यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। आप सभी को ध्यान से सभी प्रश्न देखने हैं और अंत तक प्रश्नों को देखने के बाद, उत्तर देखने के सुनने के बाद, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पर है, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। ये किसकी पंक्ति है? तो यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, ये रहीम की पंक्ति है, रहीम दास की। तुलसीदास जी के मित्र थे रहीम। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये रहीम दास जी की पंक्ति है। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एक बार एक गरीब महिला तुलसीदास जी के पास पहुंची और उनसे कहा कि मेरी पुत्री का विवाह है, मैं बहुत निर्धन हूं और आप मेरा सहयोग करिए। तो उन्होंने कहा, मैं संत हूं, मैं कैसे सहयोग करूंगा। उसके बाद उन्होंने एक पत्र पे एक पंक्ति लिखी और उसमें लिख दिया, सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय। और यह पंक्ति लिख करके महिला को दे दिया और कहा, जाइए रहीम दास जी को दे देना और उनसे बता देना कि तुलसीदास जी ने हमको भेजा है। रहीम जी के पास पहुंची वो महिला, और जब रहीम जी ने उस पंक्ति को देखा, पढ़ा, तो समझ गए। रहीम दास जी जो है उन्होंने उस महिला की बहुत मदद की, मतलब सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी उनके पास था उन्होंने दिया। उसके बाद रहीम दास जी ने एक पंक्ति लिखी, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, और कहा कि इस पत्र को आप तुलसीदास जी को दे देना। महिला ने वही किया कि वह पत्र लेकर के तुलसीदास जी को दे दिया। अच्छा, रहीम दास जी की जो पंक्ति रहीम दास जी के लिए जो तुलसीदास जी ने दी थी, उसमें क्या लिखा था? सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय। अर्थात तुलसीदास जी ने कहा कि चाहे सुरलोक की माता हो, चाहे नरतीय, चाहे पृथ्वीलोक की माता हो, चाहे नागलोक की माता हो, है ना, मतलब जहाँ की भी माता होगी उसके मन में यही रहेगा कि उसकी बिटिया का जो ब्याह है वह अच्छे से संपन्न हो जाए। ठीक है, किसी तरह की कोई बाधा उसमें ना आने पाए। तो रहीमदास जी उससे समझ गए थे कि इस महिला का सहयोग हमको करना है। रहीमदास जी ने उसकी मदद की और साथ में पंक्ति लिख दी कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए, तुलसीदास जी की प्रशंसा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। विद्यापति की रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? विद्यापति की रचना पदावली किस भाषा में रची गई है, लिखी गई है? देखिए, इसके संबंध में हमने आपको पहले भी बता दिया है, मैथिली भाषा में है पदावली। इनकी केवल एक रचना ऐसी है पदावली जो मैथिली भाषा में है। दो रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, वह अवहट्ट में है। और एक है गोरक्ष विजय, वह मिश्रित कई भाषाओं में लिखी गई है। और अन्य जितनी रचनाएं हैं वह संस्कृत में है। तो कुल 13 रचनाएं विद्यापति जी की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनको विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अगला है, भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप है। उत्तर देख लीजिए, राजभाषा। भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप है राजभाषा। ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं लिखना है आपको, राजभाषा लिखना है। हिंदी हमारी राजभाषा है जो संवैधानिक रूप से है। ठीक है, तो हिंदी का संवैधानिक स्वरूप क्या है? राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 में राष्ट्रीय प्रचार समिति वार्धा द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए, और जिसे स्वीकार कर लिया गया। हिंदी हमारी राजभाषा बन गई, है ना। और राजभाषा से संबंधित संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक का है। ठीक है, भाग 17 है, 8वीं अनुसूची है ना। ये बात हमको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? उत्तर देखिए, हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? दो उत्तर यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको।
आनंद रघुनंदन या नहुस। ठीक है। अब इसमें करना आपको क्या है, देखिए ये नहुस नाटक जो है गोपाल राय जी का है, भारतेंदु जी के पिताजी का। आनंद रघुनंदन जो है, आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह जी का है। ठीक है, महाराज विश्वनाथ सिंह, इनका आनंद रघुनंदन है। भारतेंदु जी ने नहुस को हिंदी का पहला नाटक माना है जो उनके पिता द्वारा रचित है, लिखा हुआ है ना। दूसरा देख लीजिए, सर्वमान्य मत यह है कि विश्वनाथ सिंह का नाटक जो आनंद रघुनंदन है यह हिंदी का पहला नाटक है। तो अब आप क्या करेंगे, विकल्प में जब नहुस नाटक ना हो, आनंद रघुनंदन जब ना हो तो नहुस पे लगाना है। ठीक है, विकल्प में जब आनंद रघुनंदन ना हो तो आपको नहुस पे लगाना है। और अगर आनंद रघुनंदन और नहुस दोनों दिए हैं तो आपको आनंद रघुनंदन पे ही लगाना है। अगर पूछा जाता है कि हिंदी का पहला नाटक कौन सा है तो आपको लिखना है आनंद रघुनंदन, है ना, विश्वनाथ सिंह जी का नाटक है। अगला देखते हैं, कबीर को वाणी का डिक्टेटर, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है ये, है ना, उपनाम है इनका ये। वाणी का डिक्टेटर कबीर को किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। एक प्रश्न ये बन गया आपका, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगर पूछ ले कबीर की भाषा साधुकड़ी है तो किसने कहा, शुक्ल जी ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। और कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी आपके श्याम सुंदर दास ने कहा है ना। कबीर दास, जन्म इनका 1398 में हुआ था और निधन 1518। पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम देखिए, पुत्र कमाल था, पुत्री कमाली थी और पत्नी लोई थी। कुछ विद्वान इनकी पत्नी का नाम रमजनिया भी मानते हैं। ठीक है, रमजनिया मानते हैं और पुत्र का नाम निहाल मानते हैं, पुत्री का नाम निहाली मानते हैं। लेकिन जो मान्य है, जो सर्वमान्य है वह है कि पत्नी लोई थी, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। ठीक है, काशी में कबीरदास जी का जन्म हुआ था। इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो बहुत पूछी जाती हैं, है ना। मस जैसे मस कागज छुयो नहीं कलम गहो नहीं हाथ, मस कागज छुयो नहीं कलम गहो नहीं हाथ, बहुत पूछी जाती है। और एक पंक्ति इनकी भक्ति से संबंधित, भक्ति उपजी द्रविण में लाए रामानंद, प्रगट किए कबीर सप्तद्वीप नौखंड, यह पंक्ति भी पूछ लेता है किसकी पंक्ति है, तो ये कबीर की पंक्ति है ना। गुरु इनके रामानंद थे, कबीरदास जी के गुरु रामानंद थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। अगर कलम का सिपाही पूछ लेता तो मुंशी प्रेमचंद, कलम का सिपाही नाम से उनकी जीवनी है और कलम का मजदूर नाम से भी उनकी जीवनी है। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे हैं। और कलम का मजदूर नाम से मदन गोपाल ने जीवनी लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। आगे देखिए, प्रगतिवाद, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, किसका कथन है। प्रगतिवाद को मार्क्सवाद भी कहा जाता है, उपयोगितावाद भी कहा जाता है ना। और एक परिभाषा यहाँ पर दी गई है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है, तो आपको बताना है कि यह कथन किसका है, और यह कहा है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी की पंक्ति है, उनकी परिभाषा है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है। देखिए, रामचरितमानस के विषय में पहले भी बता चुका हूँ। 1574 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की। 7 कांड हैं इसमें। सबसे बड़ा कांड पूछा है तो सबसे बड़ा कांड बालकांड है और यह सबसे पहला कांड भी है। ठीक है, और अगर पूछ लेता कि सबसे छोटा कांड कौन सा है तो किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है ना। और एक प्रश्न और बनता है कि रामचरितमानस के किस कांड को रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है, तो वहां पर आपका उत्तर हो जाता, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। देखिए, रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या में की। ठीक है,
एक कांड है किष्किंधा कांड, जो कि सबसे छोटा कांड है, और किष्किंधा कांड की रचना गोस्वामी जी ने बनारस में की है, काशी में। ठीक है, इसकी जानकारी हो गई। आगे देखते हैं, गीत गोविंद पूछ रहा है, गीत गोविंद किस भाषा में है? तो भाषा में पूछ रहा है, संस्कृत भाषा में है। गीत गोविंद किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, और जयदेव की रचना है। ठीक है, ये जयदेव की रचना है, और गीत गोविंद संस्कृत में लिखी हुई है, संस्कृत भाषा की रचना है। आगे देखिए, लोकनायक किसको कहा जाता है? लोकनायक किसको कहा जाता है? कलिकाल का वाल्मीकि, है ना। तुलसीदास को लोकनायक कहा जाता है, तुलसीदास को लोकनायक कहा जाता है, और नाभादास जी ने तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। ठीक है, नाभादास जी ने तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। लोकनायक भी तुलसीदास जी को ही कहा जाता है। आगे देखते हैं। अच्छा, तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में जानकारी होगी। एक दिन बताए थे, अवधी और ब्रज दो प्रकार की रचनाएं इनकी हैं, दो भाषाओं में। जिनमें राम और मंगल आए उनमें आपको अवधी बताना है, जिनमें राम और मंगल रचनाओं में ना आए उनमें आपको ब्रज बताना है। ठीक है, और गीतावली, कवितावली, श्री रामचरितमानस, इन रचनाओं में 7 कांड हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार, देखिए नाटकों की भी शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, कौन सा युग है? भारतेंदु युग, ये है आपका भारतेंदु युग, उत्तर होगा यहाँ पर, है ना। किस युग से आधुनिक हिंदी कविता का किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी कविता का, आधुनिक युग को हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है। भारतेंदु से थोड़ा ध्यान आया आपको बता दें कुछ। भारतेंदु, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम तो हरिश्चंद्र था। अगर पूछ ले भारतेंदु, ये हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी? हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी? तो इसका उत्तर जान लीजिए, महत्वपूर्ण है इसलिए बता रहा हूं यहाँ पे, कि भारतेंदु मंडल के कवियों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी थी। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि भारतेंदु मंडल के जो कवि थे, जैसे बालकृष्ण भट्ट, ये हैं बालकृष्ण भट्ट हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, और प्रताप नारायण मिश्र हैं, यह सभी भारतेंदु मंडल के कवि हैं। तो इन कवियों ने हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? आगे प्रश्न आएगा तो जरूर बताएंगे। देखते हैं, आगे पूछ रहा, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सभी जानते होंगे। द्विवेदी युग के प्रवर्तक का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना। और द्विवेदी युग कब से कब तक चला? तो 1900 से 1918 तक। ठीक है, वैसे अलग अलग आलोचकों का अलग अलग मानना है, लेकिन आप याद रखिए 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग चला था, और प्रवर्तक इसके कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला देखिए, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो आपको उत्तर यहाँ बताना है, भाग्यवती उपन्यास को हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, भाग्यवती 1877, ध्यान में रखना। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास भाग्यवती, और किसने लिखा है? श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। श्रद्धाराम फिल्लौरी ने लिखा है 1877 ईस्वी, है ना। और नाम क्या है? भाग्यवती। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास है। ठीक है, अगर ये पूछ लेता हिंदी का पहला उपन्यास, तब तो परीक्षा गुरु हो जाता। ठीक, तब परीक्षा गुरु हो जाता। लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा हुआ है, और प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में उसका, परीक्षा गुरु का। लेकिन यहाँ पूछा है कि पहला सामाजिक उपन्यास बताना हिंदी का, तो भाग्यवती उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? सूरदास जी हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये इनकी रचनाएं हैं, सभी ब्रज भाषा में हैं, है ना। और बता चुका हूँ कि सूरसागर में लगभग 5000 पद हैं, सूरसारावली में सूरसागर का ही सार है, साहित्य लहरी में दृष्टकूट पद हैं 118, और साहित्य लहरी में ही सूरदास जी ने अपने आप को चंदवरदाई का वंशज बताया है। ठीक है, ब्रज भाषा के सर्वोत्तम कवि हैं, ब्रज भाषा सम्राट भी कह सकते हैं।
आगे देख लीजिए, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो आदिकाल के बाद हिंदी में भक्ति काल का उदय हुआ, इसका उत्तर यह होगा। ठीक है, पहले आदिकाल चला, आदिकाल के बाद फिर भक्ति काल, भक्ति काल के बाद रीतिकाल, रीतिकाल के बाद आधुनिक काल, आधुनिक काल में भी फिर अलग अलग खंड हो गए, है ना। देखिए भक्ति साहित्य है यहाँ पर। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो भक्ति साहित्य का। और भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि अगर पूछ ले कौन माने जाते हैं तो क्या बताएंगे? तुलसीदास बताना है। भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास बताना है। ठीक है, राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि भी तुलसीदास हैं और भक्ति काल के भी। अगर कृष्ण काव्य धारा में पूछ ले तो आपको वहां पर प्रतिनिधि कवि के रूप में सूरदास का नाम लेना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास हैं और कबीरदास निर्गुण काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, कबीरदास निर्गुण काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं और रामानंद जी के 12 शिष्यों में से कबीरदास भी थे। देखिए कबीरदास ने स्वयं को रामानंद का शिष्य माना है, लेकिन अब बात करें मुस्लिम की तो उन्होंने इनको शेख तकी का शिष्य माना है। उनका कहना है कि कबीरदास जो है, कबीरदास के गुरु जो हैं वो शेख तकी हैं। ठीक है, लेकिन सर्वमान्य मत क्या है? रामानंद कबीरदास जी के गुरु हैं और कबीर ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि उनके गुरु रामानंद हैं। ठीक है, और रामानंद के गुरु अगर पूछ ले तो राघवानंद बताना है। फिर कबीरदास के शिष्य धर्मदास चर्चित हैं। कबीरदास के बाद उन्होंने ही इनकी गद्दी को संभाला था और 1464 ईस्वी में कबीर की रचनाएं साखी शबद रमैनी का बीजक नाम से संकलन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? इंदुमती का प्रकाशन भी 1900 में हुआ। आधुनिक काल का समय 1900 ईस्वी से अब तक माना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको पढ़ने को मिलेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो ये पत्रिका थी, प्रकाशित हुई थी 1968 ईस्वी में, कविवचन सुधा, तब से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ पर 1900 है, 1900 भी सही है। ठीक है, और आगे देखिए, बिहारी ने क्या लिखे? दोहे। दोहे बिहारी ने लिखे हैं। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सस्सई, जिसमें उन्होंने गागर में सागर भर रखा है और एक ही रचना से हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं। बिहारी सस्सई में कुल 719 छंद हैं, जिसमें से 713 दोहे हैं। ठीक, और 6 क्या हैं? सोरठा। 6 सोरठा छंद हैं और 713 दोहे हैं, कुल 719 छंद हैं। ठीक है, नीति और भक्ति के दोहे बिहारी ने लिखे हैं और रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि भी बिहारी माने जाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पूछ लिया कबीर किसके शिष्य थे? तो अभी ऊपर आपको बता चुके हैं हम। इससे पहले कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के 12 शिष्यों में से कबीरदास भी थे, है ना। धन्ना, पीपा, ये कबीर, ये सभी रामानंद के शिष्य हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है पद्मावत, ये यहाँ पे टाइपिंग गलत हुई है, पद्मावत है। अच्छा, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? तो ठेठ अवधि में लिखा हुआ है। देखिए, शुद्ध एवं परिमार्जित अवधि में लिखा हुआ पहला महाकाव्य आपका रामचरितमानस है ना। और ठेठ अवधि में पूछ रहा है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा पद्मावत। 1540 में लिखा गया था। 1540 में इसकी रचना की गई थी और रामचरितमानस की रचना कब की गई? 1574 में। तो यहाँ पर पद्मावत एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है। ठीक है, और 7 चौपाइयों के बाद इसमें एक दोहे का प्रयोग, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। देखिए, खंड पूछता है कभी कभी, जैसे रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। पद्मावत में जो कांड हैं उनको यहाँ पर कहा गया है खंड। ठीक है, तो पद्मावत में 57 खंड हैं। पद्मावत में 57 खंड हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और जायसी जी ने एक स्वयं एक वो कहा है, स्वयं पंक्तियाँ कही हैं, उनको जरा सुनिएगा कि सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। यानी 927 हिजरी संवत। तो
927 हिजरी संवत में पद्मावत की रचना इन्होंने करनी शुरू कर दी थी, यानी 1520 ईस्वी में। और पद्मावत को पूरा कब किया था? 947 हिजरी संवत में पूरा किया था, अर्थात 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना जायसी जी ने पूरी कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर यह हो गया पद्मावत के विषय में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पूछ रहा है चंपू किसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और ये भी पूछ लिया जाता है चंपू काव्य की पहली रचना कौन सी है, चंपू की पहली रचना कौन सी है। तो पहली चीज तो समझ लीजिए, गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को चंपू कहा जाता है। गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को चंपू काव्य कहा जाता है। और राउर बेल चंपू की रचना है ना, चंपू काव्य है, गद्य पद्य मिश्रित रचना है जिसका नाम है राउर बेल, और किसने लिखी है? रोड़ा कवि ने। पूछ लेता है पहली रचना कौन सी है, तो राउर बेल है चंपू काव्य में, गद्य पद्य मिश्रित में। पूछेगा राउर बेल किसकी रचना है, तो रोड़ा कवि की रचना है। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखता था, कौन करता था? जयशंकर प्रसाद जी करते थे। और कौन सी कविताएं करते थे ये? जो कविता ब्रज भाषा में लिखते थे वो कलाधर उपनाम से लिखते थे। ठीक है, बचपन के इनका नाम झारखंडी है, जन्म इनका 1989 में हुआ, निधन 1937 में हुआ, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो मंगलसूत्र है। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, शुक्ल जी ने इनको कहानी सम्राट कहा है, मुंशी प्रेमचंद। नवाब राय नाम था इनका, है ना। नवाब राय नाम से भी रचनाएं करते थे उर्दू में। और अधूरा उपन्यास है इनका है मंगलसूत्र। गोदान गबन ये भी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। 300 से अधिक कहानियां मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य में लिखी हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? तो राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है ना। एकलव्य, दीपदान, यह राम कुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी हैं। हिंदी में राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? तो माधुर्य भाव से की। देखिए, मीराबाई की अगर भावना पूछ लेता है कौन से भाव से भक्ति की, तो माधुर्य भाव बताना है। मीराबाई की माधुर्य भाव बताना है। तुलसीदास की दास्य भाव बताना है। और सूरदास की पूछ ले तो सखा भाव या साख्य भाव बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस का प्रधान रस पूछा है यहाँ पे। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? तो शांत रस है। ठीक है, महाकाव्य में कोई न कोई एक रस जो है मुख्य रूप से होता है, तो यहाँ पर शांत रस है रामचरितमानस में। आगे देखिए, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी, यहाँ पूछ रहा है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है। देखिए, यहाँ पर दो कहानियाँ हमने दे रखी हैं, एक इंदुमती है और एक है एक टोकरी भर मिट्टी। इंदुमती कहानी किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है ना, उनके द्वारा लिखी हुई। और एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे द्वारा लिखी हुई कहानी है। अब विकल्प में जब दोनों आ जाएं तो आपको एक टोकरी भर मिट्टी ही लगाना होगा, क्योंकि आधुनिक शोध के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी मानी गई है। ठीक है, और अगर एक टोकरी भर मिट्टी विकल्प में ना हो तो आपको इंदुमती पर ही लगा देना है कि इंदुमती हिंदी की पहली कहानी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी। अगला देखो, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? बीभत्स रस है। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो बीभत्स रस है। देखिए, नाटक में अन्य रस हो सकते हैं, लेकिन बीभत्स रस होगा तो नाटक कौन देखेगा, कौन रुकेगा वहाँ पे? बीभत्स का मतलब जहाँ घृणा उत्पन्न हो जाएगी, और जहाँ घृणा उत्पन्न हो जाएगी वहाँ लोग नहीं रुकेंगे, है ना। तो नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य कौन सा रस है? बीभत्स रस है। आगे देखिए, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आचार्य वामन। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आचार्य वामन है।
और अगर औचित्य संप्रदाय यहाँ पर पूछ लेता तो आपको क्षेमेंद्र बताना होता, ठीक है, तब आप बताते क्षेमेंद्र। अगला देखिए, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? केशवदास हैं, ठीक है। हिंदी की बात करी जा रही है यहाँ पर, संस्कृत की नहीं की जा रही। पूछ रहा हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो केशवदास हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य हैं और केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। केशवदास की एक रचना है रामचंद्रिका, ठीक, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। इनकी एक रचना और है, बहुत प्रसिद्ध है, हिंदी कोविद रत्नमाला, 2 भागों में है, ठीक है। हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भागों में है, श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखी हुई है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक, तो श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पूछ रहा है भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। या ये समझ लीजिए कि अपने भावों की अभिव्यक्ति जब आप किसी से सामने करते हैं तो वह भाषा कहलाती है, ठीक है, जहाँ पर आप अपने भाव और विचार रखते हैं। अगला देखिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, ठीक है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। और अगर यहाँ पूछ लेता भक्ति शब्द की उत्पत्ति तो क्या बताते आप? भज धातु बताते, भज धातु से हुई है ना। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है हिंदी वर्णमाला में, देखिए एक व्याकरण का प्रश्न यहाँ पे आ गया है, चलिए देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 व्यंजन हैं जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, का से माँ तक। देखिए एक वर्ग में का से माँ तक, एक वर्ग में 5 होते हैं तो 5 वर्ग हो गए, का से माँ तक 25 हो गए, यानी का खा गा घा अंगा 5 हुए और 5 वर्गों को मिला करके 5 पचे 25 हो गए, ठीक है। तो 25 जो आपके हैं वह स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ पूछ लेता तो 4 बताते, या रा ला वा, ये 4 अंतस्थ हो गए। ऊष्म पूछ लेता तो 4 बताते, सा 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 हा, ये 4 आपके ऊष्म हो गए, है ना। और अगर संयुक्ताक्षर पूछ लेता, है ना, तो आप बताते छत त्रंग ज्ञा और स्रा, ये आपके हो जाते। स्वर कितने हैं? 11 हैं। व्यंजन कितने हैं? 33 हैं, है ना। देखिए हाँ, तो यहाँ याद रखना है हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1978 में मिला। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में मिला। रचना कौन सी थी? कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार रचना पर सच्चिदानंद हीरानंद वासैन अज्ञेय जी को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रसिद्ध रचना इनकी है और पहले ज्ञानपीठ रचना पर दिया जाता था, अब किसी एक रचना पर ना देकर संपूर्ण साहित्य पे दिया जाता है। देखिए यह प्रश्न मैं ऊपर चर्चा कर चुका हूँ, यहाँ पे प्रश्न आया है ये, कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया? तो अभी पहले मैं बता चुका हूँ आपको, 1464 ईस्वी में साखी शबद रमैनी का संकलन बीजक नाम से कबीर दास जी के शिष्य धर्मदास जी ने किया और कबीर की गद्दी भी धर्मदास ने ही संभाली, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में महाप्राण किसका उपनाम है? हिंदी में महाप्राण किसका उपनाम है? तो हिंदी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कहा जाता है, ठीक है। और क्रांतिकारी कवि भी कहे जाते हैं निराला जी, है ना। अगर पूछ लेता प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है तो सुमित्रानंदन पंत उत्तर हो जाता, है ना। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। यहाँ पूछा है हिंदी में महाप्राण किसका उपनाम है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम हिंदी में, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला जी का उपनाम हिंदी में महाप्राण है। और इनको क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है, छायावाद के कवि हैं, ठीक है,
छायावाद के स्तंभों में आते हैं प्रसाद पंत निराला। तो निराला जी छायावाद के कवि हैं। और यहाँ पर आपके प्रश्न पूरे होते हैं। साथियों, अगर क्लास पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद।